गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे 9.15 पेज नंबर 339 वित्तीय नियोजन के उद्देश्य, किसके अंतर्गत? वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत। ठीक है। अब ये वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है ना, वित्तीय नियोजन का अर्थ, परिभाषा और वित्तीय नियोजन के मुख्य तत्व। अब आ जाता है वित्तीय नियोजन के उद्देश्य। सबसे पहले आता है वित्त की उपलब्धता, यानी पर्याप्त मात्रा में सही समय पर वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि वित्त की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो तो अनावश्यक रूप में लागत में वृद्धि होती है तथा अपव्यय भी होता है। यदि वित्त की मात्रा आवश्यकता से कम होती है तो उपक्रम अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाएगा तथा व्यवसाय सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। यानी वित्त की पर्याप्त मात्रा जितने व्यवसाय में लगने हैं, है ना, वो उपलब्ध होने चाहिए, चाहे अल्पशील हो चाहे दीर्घकालीन हो, है ना। अगर वित्त पूरा नहीं हो पाता, वायदों को पूरा नहीं कर पाता उपक्रम अपने, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय जो है सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ है वित्त प्राप्त करने की लागत न्यूनतम करना। यानी हम जो वित्त के स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें लागत में जो कमी आती है उसमें, है ना, कमी लाना, लागत में कमी लाना। तो वित्तीय नियोजन का उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली वित्त की लागत, है ना, न्यूनतम करना है। भिन्न भिन्न स्रोतों से ऋण लेते समय ऐसा समायोजन किया जाए कि वित्त प्राप्त करने की कुल लागत न्यूनतम रहे। प्रत्येक प्रकार के वित्त की लागत का अनुमान लगाया जाता है। कुछ स्रोत दूसरों की अपेक्षा सस्ते हो सकते हैं, जैसे ऋण सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है। ब्याज पर कर की कटौती इसे और भी अधिक सस्ता बना देती है। ठीक है। प्रत्येक प्रकार के स्रोत के लिए जोखिम भी अलग अलग रहती है, जैसे प्रत्येक ऋण पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है तथा परिपक्वता की तिथि पर मूलधन का भुगतान करना भी आवश्यक होता है। समता अंशों पर लाभांश का भुगतान करना जरूरी नहीं है। अतः वित्तीय जोखिम की यह केवल एक राशि होती है। देखिएगा, वित्त प्राप्त करने की जो लागत न्यूनतम करना अर्थात समता अंशधारी हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी हैं, लाभों का पुनर्योग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति पर इनके ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति पर लागत भी कमी आएगी, जिससे वित्त प्राप्त करने में बहुत ही सरलता महसूस होगी। ठीक है। तीसरा है वित्त प्राप्त वित्त का अनुकूलतम उपयोग करना। देखिएगा, अनुकूलतम उपयोग करना यानी क्या होगा, है ना, उसका सदुपयोग करना। वित्तीय नियोजन का यह भी उद्देश्य रहता है कि उपक्रम द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाए गए वित्त का उपयोग सबसे अधिक प्राप्त करने के लिए हो। अल्पकालीन उपयोग तथा दीर्घकालीन उपयोग में उचित संतुलन तथा समन्वय होना चाहिए। स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी में संतुलन व उचित समन्वय होना चाहिए। पूंजी संरचना लोचपूर्ण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि उपक्रम का तरलता अनुपात उपयुक्त स्तर पर बना रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाता है। तो ये होता है प्राप्त वित्त का अनुकूलतम उपयोग करना। ठीक है। चौथा है वित्तीय क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण होता है। वित्तीय क्रियाओं पर प्रभावकारी नियंत्रण होता है। यानी वित्तीय नियोजन का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वित्तीय क्रियाओं पर प्रभावकारी नियंत्रण कायम रहे। ठीक है। यह उपयुक्त नीतियों एवं कार्यविधियों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। कोषों के वास्तविक उपयोग की तुलना पूर्व निर्धारित उपयोग से की जानी चाहिए और विचलन होने की दशा में सुधार के आवश्यक उपाय त्वरित रूप से किए जाने चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से वित्तीय क्रियाओं पर प्रभावकारी नियंत्रण होता है। अब उसके बाद आता है वित्तीय नियोजन का महत्व। तो वित्तीय नियोजन का अत्यधिक महत्व होता है। वित्त में जब तक नियोजन नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी, तब तक से कोई भी उपक्रम, कोई भी संस्था, कोई भी व्यवसाय है फल फूल नहीं सकता। ठीक है। तो सबसे पहले आता है
इसके पॉइंट में उपक्रम के जीवन तथा विकास में सहायक। देखिएगा, एक सुदृढ़ वित्तीय नियोजन जो है उपक्रम को जीवित रखने, लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने तथा विकास करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। उपक्रम का संबंध संचालन करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय नियोजन अपरिहार्य है। ठीक है। दूसरा है लक्ष्यों एवं नीतियों के निर्धारण में सहायक। किसी भी उपक्रम का जो लक्ष्य होता है कुशल वित्तीय नियोजन कोषों के आंतरिक बहावों तथा बाह्य बहावों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक है। और वह जो है उपक्रम के लक्ष्यों, नीतियों एवं कार्य विधियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट जो है हमने सीखा, लक्ष्यों तथा नीतियों के निर्धारण में सहायक। तीसरा है संसाधनों का अपव्यय को समाप्त करने में सहायक। एक अच्छे वित्तीय नियोजन व्यवसाय के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे कर्मचारी विभाग, उत्पादन विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र जैसे कर्मचारी विभाग, उत्पादन विभाग तथा विपणन विभाग में उचित समन्वय के माध्यम से संसाधनों के दुरुपयोग एवं अपव्यय को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है। चौथा है विषम परिस्थितियों का सामना करने में सहायक, यानी एक विवेकपूर्ण वित्तीय नियोजन भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों जैसे कि उतार चढ़ाव हो सकता है ना, तो ऐसी स्थिति पर क्या है सामना करने में आसानी हो सकता है। इसलिए वित्तीय नियोजन का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद है विस्तार तथा उन्नयन में सहायक। तो किसी भी संस्था हो, किसी भी उपक्रम हो, किसी भी उद्योग हो, व्यवसाय हो, तो ऐसी स्थिति में विषम परिस्थितियों का विस्तार तथा उन्नयन में सहायक, यानी उपक्रम के विस्तार और उनके नए प्रगति के पथ को मजबूत बनाता है। तो ऐसी स्थिति में वित्तीय नियोजन का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। सुदृढ़ पूंजी संरचना में मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है वित्तीय नियोजन। कैसे? तो वित्तीय नियोजन जो है अंशधारियों को अपने विनियोग पर अधिकतम प्रत्याय सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ पूंजी संरचना विकसित करने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सुदृढ़ पूंजी संरचना से ऋण समता कोषों के बीच उचित संतुलन कायम रखा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से विस्तृत वित्तीय योजना के संप्रेषण में सहायक, वर्तमान तथा भावी वित्तीय आवश्यकता का सही अनुमान लगाने में सहायक, पूंजी के संरक्षण में सहायक है, तो प्रतिस्थापन की अतिरिक्त लागत की पूर्ति में सहायक। तो इस प्रकार से वित्तीय नियोजन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे के चैप्टर में आपको बताऊंगा पूंजी संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निर्माण किया जाता है। ठीक है। थैंक यू।